नमस्कार। स्टडी बाय वीरेंद्र सर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर के इतिहास विषय के फर्स्ट पेपर से संबंधित पाठ्यक्रम को देख चुके हैं, सेकंड पेपर के पाठ्यक्रम को भी देख चुके हैं। आज हम लोग फर्स्ट पेपर HIS 104 के पहले यूनिट के पहले टॉपिक को शुरू करेंगे। उसमें हम लोग पहला देखे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की खोखरों द्वारा हत्या कर दी गई। उसके पश्चात मोहम्मद गौरी के भारतीय विजित प्रदेशों का जो उत्तराधिकारी हुआ वह कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, जो कि खुद मोहम्मद गौरी का प्रिय गुलाम था। तो आइए हम लोग आज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखेंगे और आप लोग डिस्क्रिप्टिव प्रश्न के लिए भी इसे तैयार कर लेंगे कि प्रश्न ऐसे बनेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, स्पष्ट कीजिए, या कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक समस्याएं या कठिनाइयां बताइए। ऐसे प्रश्न बनेगा डिस्क्रिप्टिव, यानी कि मिड टर्म एग्ज़ाम से संबंधित, और इन टर्म से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो भी यहीं से आपका सॉल्व होगा। इसके अलावा कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यह मैं PDF बनाया हूँ यह प्रसिद्ध इतिहास के लेखक सौरभ चौबे जी के पुस्तक से है। आप लोग इसे देख लें। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी रहा, राजधानी इसकी लाहौर थी। ऐबक का जो अर्थ है, ए का मतलब है चंद्रमा और बेक का अर्थ है स्वामी। इस प्रकार ऐबक का शाब्दिक अर्थ चंद्रमा का स्वामी होता है। यहाँ से आप देखें, प्रश्न बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1206 से 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर था। ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चंद्रमा का स्वामी होता है। यहीं से प्रश्न बनेंगे। वहीं मिनहाज उस सिराज के अनुसार ऐबक के हाथ की उंगली टूटी थी, जिसके कारण उसे ऐब केसल, हाथ से लूला, उपनाम दिया गया। तो आप देखें कि प्रश्न कैसे बनेगा। यदि यह बनेगा किसने ऐबक को ऐब केसल कहा है, तो मिनहाज के अनुसार। और ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चंद्रमा का स्वामी। तो यहाँ पे इस प्रकार प्रश्न बनेंगे। और उपाधि की बात करें कि इसकी उपाधियों के बारे में, तो जो उपाधि थी, पहली उपाधि थी पील बख्श, यानी कि हाथियों का दान देने वाला। दूसरी उपाधि थी लाख बख्श, यानी लाखों का दान देने वाला। और कुरान ख्वां और मिनहाज उस सिराज ने ऐबक को हातिम द्वितीय कहा है। तो यहाँ से आप देख लें। अब मिनहाज उस सिराज की बात है, तो मिनहाज उस सिराज एक इतिहासकार थे और इनकी पुस्तक का नाम है तबकाते नासिरी। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। और किसने ऐबक को मलिक एवं सिपहसालार की उपाधि दी थी, तो मोहम्मद गौरी ने ऐबक को मलिक एवं सिपहसालार की उपाधि दी थी। अब इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लें। राज्यारोहण के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की
तो यहाँ आप देख लेंगे कि जो राज्यारोहण के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वह सिर्फ मलिक एवं सिपह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा और ऐबक ने अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया और न ही सिक्का ढलवाया। तो इसे भी आप तैयार कर लेंगे। प्रश्न ये बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपने नाम से खुतबा न पढ़ा न ही सिक्का ढलवाया, तो वह था ऐबक। तो आप इसे तैयार करेंगे। यही कारण है कि फिरोज तुगलक ने खुतबे में दिल्ली के पूर्व सुल्तानों की सूची में ऐबक का नाम शामिल नहीं किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि फिरोज शाह ने जब खुतबा पढ़ा तो दिल्ली के सुल्तानों की जो सूची नाम लिया उसमें किस सुल्तान का नाम नहीं लिया, तो ऐबक का नाम नहीं लिया, क्योंकि ऐबक ने अपने नाम से खुतबा भी नहीं पढ़वाया था और सिक्का भी नहीं चलवाया था। तो आप इसे तैयार कर लें। 3 वर्ष बाद गौर के सुल्तान महमूद से ऐबक को दास से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, पूछा जाएगा आपसे कि अपने शासन के कितने वर्ष बाद ऐबक को अपने दास्यता से मुक्ति मिली, तो 3 वर्ष बाद यानी कि 9 में 1209 ईस्वी में गौर के सुल्तान महमूद से ऐबक को दास्य मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था और उसने ऐबक को दास्ता से मुक्त किया और सर्वप्रथम सुल्तान कहा। तो अगर यह प्रश्न बने कि ऐबक को सर्वप्रथम सुल्तान के नाम से किसने संबोधित किया, तो गौर के सुल्तान महमूद ने। और किसने उसे दास से मुक्ति पत्र दिया, दास्ता से मुक्त किया, तो गौर के सुल्तान महमूद ने। तो आप इसे तैयार कर लेंगे। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि उसने प्रतीक के रूप में क्या भेजा था। गौर के सुल्तान महमूद ने प्रतीक के रूप में ऐबक को दास्ता से मुक्त के लिए क्या भेजा था, तो एक छत्र भेजा था। और फिरोज को से इस सम्मान को लाने वाले कौन थे, फिरोज को से इस सम्मान को लाने वाले कौन थे, तो निजामुद्दीन अहमद थे। निजामुद्दीन अहमद का नाम हसन निजामी इतिहास में हम जानते हैं। और हसन निजामी की एक पुस्तक है ताजुल मासीर, इसे भी आप लोग तैयार कर लेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न कैसे बनेगा। ऐबक दास या मामलूक वंश का संस्थापक था, यानी कि ऐबक को दास वंश का संस्थापक, जिसे मामलूक वंश या गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ऐबक को माना जाता है, क्योंकि इसने भारत में के तुर्की राज्य को मध्य एशियाई राजनीति से बचाए रखा तथा इसके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए प्रयत्न किया और बनाए भी रखा। क्यों ऐसा कहा जाता है कि ऐबक दास गुलाम या मामलूक वंश का संस्थापक था, क्योंकि उसने भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इसने भारत में तुर्की राज्य को मध्य एशिया की राजनीतिक अखाड़े से बचाए रखा। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप इसे तैयार कर लेंगे। आइए ऐबक के प्रारंभिक जीवन पे बात कर लें। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों से कोई भी प्रश्न न छूटे और बार बार आप वीडियो को देख लें कि फिर इतिहास में जिन पात्रों को, जिन शासकों का मैं जिक्र करूंगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप उसे अगर पढ़ लेंगे तो आपके स्नातक से लेकर हायर एजुकेशन तक कहीं भी इतिहास पढ़ने की, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार आप इसे रिवीजन करें, नोटबुक तैयार कर लें। ऐबक के प्रारंभिक जीवन को हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति का तुर्क था। किस जनजाति का था? तुर्क जनजाति का था। यह जनजाति अपने सुंदर स्त्री पुरुषों के लिए प्रसिद्ध थी, यानी कि तुर्क जो ऐबक था, ऐबक जनजाति का तुर्क था। और ऐबक की जो जनजाति थी वह अपने स्त्री पुरुषों के लिए सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि
कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं सुंदर नहीं था। इसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। माँ बाप गरीब थे, इसलिए बचपन में ही इसे काजी अब्दुल अजीज कोकी को निसापुर फारस में बेच दिया गया। तो यहाँ आप देख लीजिए कि इसके माता पिता जो थे वह तुर्किस्तान के निवासी थे। इसके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी कि गरीबी थी। इसीलिए ये माता पिता अपने इस कलेजे के टुकड़े को बेच दिए और इसे काजी अब्दुल अजीज कोकी को निसापुर में बेचा गया था। निसापुर जो है फारस में है। इसे खरीदने वाले कौन थे? तो अब्दुल अजीज कोकी, जो फारस में निसापुर के निवासी थे। काजी अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए वह अबू हनीफा द्वितीय कहलाया था। औफी के अनुसार वह ऐसा काजी था जो सुल्तान निशान शासक पहचानने वाला था। यानी कि औफी कहता है कि अब्दुल अजीज कोकी बहुत ही दूरदृष्टि वाले थे और उन्होंने सुल्तान निशान यानी कि व्यक्ति को देखकर उसके भविष्य में वह क्या बनेगा, उसके भाग्य कैसे हैं, ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति थे। तो उन्होंने ऐबक को खरीदा था। कहीं न कहीं उन्हें लगा था कि ऐबक आगे शासक बनेगा। काजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने ऐबक को गजनी में गोरी के हाथों बेच दिया। अब देखिए आप, जैसे अब्दुल अजीज कोकी की मृत्यु हुई जो काजी थे, उसके पश्चात उनके पुत्रों ने ऐबक को गजनी में मोहम्मद गौरी के हाथों बेच दिया। गौरी ने इसे अमीर ए आखूर गौरी ने इसे अमीर ए आखूर याद रखिएगा, गौरी ने इसे अमीर ए आखूर यानी कि अश्वशाला का अध्यक्ष का पद दिया और 1192 ईस्वी के बाद यानी कि 1192 ईस्वी का जिक्र हुआ है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, गौरी विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तो 1192 ईस्वी के बाद गौरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया और 1192 से 1206 ईस्वी तक ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 1206 ईस्वी में ऐबक शासक बना और फक्रे मुदब्बिर, एक इतिहासकार हैं फक्रे मुदब्बिर के अनुसार 1205 ईस्वी में ही गौरी ने उसे अपना वली अहमद का क्या अर्थ है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इंटर में वली अहद का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। आप इसे देख लें, तैयार कर लें। तो वली अहद 1205 में ही गौरी ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उसे मलिक का पद प्रदान किया। तो वहीं कुछ इतिहासकार इस पर संदेह व्यक्त करते हैं, तो हमें इसकी बात नहीं, अगर वली अहद पूछेगा तो इसका अर्थ होगा उत्तराधिकारी। इसका जिक्र किसने किया है? तो फक्रे मुदब्बिर ने किया है। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र न था, लेकिन मृत्यु से पूर्व गौरी ने कहा था, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन मृत्यु से पूर्व गौरी ने कहा था, अन्य सुल्तानों को 1 या 2 बेटा हो सकता है, लेकिन मेरे 1000 बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम। अतः गौरी के मृत्यु के पश्चात उसके 3 गुलाम ऐबक, नासरुद्दीन कुबाचा एवं ताजुद्दीन अल्दौज उसके साम्राज्य के 3 दावेदार हुए। तो यहाँ पे आप देख लें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने जो समस्याएं क्रिएट होगी वह नासरुद्दीन कुबाचा के द्वारा, ताजुद्दीन अल्दौज के द्वारा, क्योंकि गौरी के तीनों ये गुलाम थे और ऐबक उसका वली अहद यानी कि उत्तराधिकारी बना। तो जो कि नासरुद्दीन कुबाचा एवं ताजुद्दीन अल्दौज को पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे आप देख लेंगे उसके अगर प्रश्न आए, कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे तो नासरुद्दीन कुबाचा एवं ताजुद्दीन अल्दौज। आगे देखते हैं। ऐबक
लाहौर से शासन कर रहा था, वहीं कुबाचा सिंध से एल्दौज गजनी का सुल्तान बना। यानी कि जब गौरी की मृत्यु हुई 1206 में, तो ऐबक लाहौर से शासन कर रहा था, कुबाचा सिंध से शासन कर रहा था, एल्दौज गजनी का सुल्तान बना। और इसी आधार पर एल्दौज ने दिल्ली पर दावा किया। एल्दौज एवं कुबाचा ऐबक के प्रतिद्वंदी थे। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया, जिसके कारण उसका विरोध शांत हुआ। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि ऐबक ने कुबाचा से संबंध बेहतर कैसे किया? तो अपनी बहन की शादी करके, जिसके कारण अब वह उसका रिश्तेदार हो गया, जिससे कुबाचा से निश्चिंत हो गया ऐबक। परंतु एल्दौज जो कि गजनी का सुल्तान बना था, गजनी का सुल्तान बना था, उसके तरफ से ऐबक को लगातार खतरा बना रहा। यही कारण है कि प्रभावशाली सुरक्षा की दृष्टि से ऐबक सदा अपनी राजधानी लाहौर में ही रहा। उसे दिल्ली में रहने का अवसर कभी न मिल सका। एल्दौज ने जब दिल्ली पर अपना दावा किया तो ऐबक ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसी समय से सल्तनत ने गजनी से अपना संबंध तोड़ लिया। लगभग इसी समय गजनी के ऊपर ख्वारिज्म के शाह ने हमला किया, जिससे एल्दौज गजनी छोड़कर पंजाब आ गया। यहाँ ऐबक ने एल्दौज को हरा दिया। इस समय गजनी का सिंहासन रिक्त था, तो वहाँ की जनता ने ऐबक को बुलाया, लेकिन 40 दिन बाद ही जनता का ऐबक से मोह भंग हो गया और इसके खिलाफ विद्रोह हो गया। ऐबक पुनः लाहौर आ गया और एल्दौज पुनः गजनी का शासक बन गया। तो यहाँ पे इसमें आप यहाँ से बहुत अधिक आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएगा। यहाँ पे यह बन सकता है कि एक बार गजनी भी गया था ऐबक और 40 दिन वहाँ तक रहा, लेकिन जनता से उसको बहुत समर्थन और जनता को उस जो चाहती थी ऐबक से, वह जनता के मनोकूल स्थिति में ऐबक नहीं रहा, इसलिए उसे के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया और ऐबक पुनः आ गया, दिल्ली लाहौर आ गया और एल्दौज फिर जाकर गजनी का शासक बन गया। बंगाल के विषय में देख लें, ऐबक ने बंगाल में कैमाज रूमी को भेजा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ऐबक ने बंगाल में किसको भेजा था? तो कैमाज रूमी को, जिसने अली मर्दान खां को वहाँ का सूबेदार बनाया। बंगाल दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। यहाँ से पूछा जा सकता है कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? तो वह ऐबक के समय में कैमाज रूमी की सहायता से अली मर्दान खां को वहाँ का सूबेदार बनाकर दिल्ली सल्तनत में बंगाल को मिला लिया गया। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे मैं पूरा का पूरा आपको बता रहा हूँ, आप इसे तैयार करें। सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में देख लें ऐबक के, तो ऐबक के दरबार में ताजुल मासीर का लेखक हसन निजामी रहता था। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऐबक के दरबार में ताजुल मासीर का लेखक हसन निजामी रहता था। हसन निजामी के अनुसार दिरहम एवं दिनार नामक सिक्के ऐबक ने चलाया था, जबकि ऐबक का अभी तक कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। यदि यह प्रश्न बने कि किसके अनुसार ऐबक ने दिरहम एवं दिनार नामक सिक्के चलाया था, तो हसन निजामी के अनुसार, लेकिन यह मिला नहीं है, इसलिए इस पर संदेह है। अगला प्रश्न है कि ऐबक का पहला वजीर कौन था? तो फ़ख्र मुदब्बिर जो था वह ऐबक का पहला वजीर था। और फ़ख्र मुदब्बिर भारत में सबसे पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। भारत में सबसे पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक कौन थे? तो फ़ख्र मुदब्बिर थे। वह आदाब उल हर्ब या वाशुजात का लेखक था। अब प्रश्न यहाँ से आपसे बनेगा, आदाब उल हर्ब वाशुजात का लेखक कौन था? तो फ़ख्र मुदब्बिर थे। फ़ख्र मुदब्बिर ने 1206 ईस्वी में शजरा-ए-अनसब लिखा था। फ़ख्र मुदब्बिर ने आदाब उल हर्ब वाशुजात भी लिखा और 1206 में शजरा-ए-अनसब लिखा।
आदाब उल हर्ब, आदाब उल मुलुक व किफ़ायतुल मुलुक का एक हिस्सा है जो उसने इल्तुतमिश के काल में लिखा था। तो यहाँ से तो प्रश्न नहीं बनेंगे। यहाँ से प्रश्न आपको सिर्फ इतना बन सकता है कि ताजुल मासीर के लेखक कौन थे? हसन निजामी। और ताजुल मासीर में ऐबक से इल्तुतमिश के विषय में जानकारी मिलती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन कौन थे? तो फ़क्रे मुदब्बिर जो मुस्लिम भारत में पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे, और हसन निजामी। आगे देखते हैं। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, जो भारत में पहली इस्लामिक मस्जिद थी। कौन थी? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण ऐबक ने दिल्ली में करवाया था। और ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था अजमेर में। और दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जो अपने गुरु बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव डाली। और कुतुब मीनार को पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त है, जो उसका गुलाम एवं दामाद था ऐबक का। और यहाँ पे डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार ऐबक में तुर्कों की निर्भीकता, फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि एवं शालीनता तथा ईरानी उदारता एवं सभ्यता मिश्रित थी। यह स्टेटमेंट परीक्षा में पूछ सकता है। किसने कहा? ऐबक में तुर्कों की निर्भीकता, फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि एवं शालीनता तथा ईरानी उदारता एवं सभ्यता मिश्रित थी। तो डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार और फरिश्ता के अनुसार, यदि व्यक्ति किसी दानशीलता को प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। ऐबक न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध था, तो फरिश्ता उसकी दानशीलता की प्रशंसा करते हैं। यदि यह पूछे कि उसकी दानशीलता की प्रशंसा कौन करते हैं, तो फरिश्ता ये भी एक इतिहासकार हैं। मिनहाज के अनुसार वह वीर एवं उदार हृदय सुल्तान था। लाखों का दान करने के कारण वह लाख बख्श कहलाया। मिनहाज के अनुसार वह वीर एवं उदार हृदय सुल्तान था। लाखों का दान करने के कारण वह लाख बख्श कहलाया। हसन निजामी कहता है, ऐबक की आज्ञाओं से इस्लाम के उपदेशों का बहुत प्रचार हुआ और धर्म के सूर्य ने ईश्वर की सहायता रूपी अंबर में हिंद के देशों पर अपना प्रतिबिंब प्रदान किया। हालांकि ऐसा कहना तर्कसंगत नहीं है कि उसके राज्य में शेर व बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। अबुल फजल के अनुसार उसने भले एवं महान कार्य किए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, किसके अनुसार ऐबक ने भले व महान कार्य किए हैं? तो अबुल फजल के अनुसार। और ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते हुए, आधुनिक पोलो, चौगान का आधुनिक नाम है पोलो। ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान आधुनिक पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई? तो लाहौर में। उसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में। वह क्या खेलते हुए घोड़े से गिरा था? तो वह चौगान खेलते हुए। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो हुआ वह आराम शाह हुआ। वह मात्र कुछ महीने ही शासन किया, क्योंकि ऐबक की मृत्यु के पश्चात लाहौर में शासक जो बना वो उसका पुत्र आराम शाह बना। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आराम शाह ऐबक का पुत्र था। वहीं मिनाजुल सिराज कहते हैं कि ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थी, पुत्र नहीं। अबुल फजल के अनुसार आराम शाह ऐबक का भाई था। आराम शाह का शासन केवल 8 माह का रहा। इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया। आराम शाह के 2 मुख्य तुर्क सेनानी अकशुनकर एवं फरुख शाह युद्ध में मारे गए। आराम शाह को लाहौर के सरदारों का समर्थन प्राप्त था, वहीं इल्तुतमिश को दिल्ली के सरदारों का। इस प्रकार यदि हम देखें तो इस पे आपसे बहुत प्रश्न नहीं बनेंगे। आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर लाहौर में ही उसे दफनाया गया।
और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ 1210 ईस्वी में। आराम शाह उसका शासक, उसका उत्तराधिकारी हुआ और सुल्तान बना, लेकिन वह एक अयोग्य था, इसलिए उससे सत्ता के युद्ध में इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सुल्तान बना। तो यहाँ जो इल्तुतमिश था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इल्तुतमिश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। आप लोग इसे अच्छे तरीके से ऐबक को पढ़ लें। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों का मिड टर्म के डिस्क्रिप्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न इन टर्म से संबंधित संपूर्ण तैयार हो। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सहयोग के रूप में अपना स्नेह और प्रेम दें। आप लोगों अच्छे तैयारी से सेकेंड सेमेस्टर और बेहतर करें, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।